हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अपने लेक्चर्स हो नहीं पाए। एक्चुअली कॉलोनी भी 2-3 बार क्वारंटाइन थी हमारी, तो हमको भी क्वारंटाइन कर दिया था। साइड वाले जो नेबर से वो पॉजिटिव निकलने की वजह से। ठीक है, वो होता रहेगा। अपने जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो अब फिनिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और 1 बाय 1 हर रोज़ अभी जितने भी चैप्टर्स अपने बाकी है उन हर एक चैप्टर्स का एक एक वीडियो डेली मैं डालते जाऊंगा और टेस्ट भी डालते जाऊंगा। तो इतना जो महीना है तुम्हारे लिए वो ऐसा समझो कि इम्पोर्टेंट है, और लगभग 15 अगस्त तक अपना पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट चैप्टर जो है, इसमें कुछ 11th का बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट के लिए। जैसे वो बेसिक्स में व्हाट इज़ मीन बाय लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइट क्या होता है। उसके बाद लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो 11th में तुम्हें डिस्कस की गई है तुम्हारे सिलेबस में, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मैं वो शॉर्टली आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, सिर्फ सुनते रहिएगा। मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि वो तुम्हारा सिलेबस हो चुका है और उसको ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। अगर वेटेज होता तो रिपीट कर भी देता मैं स्लाइड बनाकर, लेकिन वेटेज नहीं है। उसके हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तो 11th में तुमको जो जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ गई है उसमें से सबसे पहली है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज़ इट राइट? रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो लाइट मतलब लाइट इज़ द एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपली लाइट या ट्रैवलिंग फॉर्म वाली एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। और लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होता है। लाइट इज़ द एनर्जी ड्यू टू विच द थिंग्स बिकम्स विजिबल, द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल। उस एनर्जी को लाइट कहा जाता है। लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है तो वो बहुत सारी, वैसे तो जैसे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग करता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे बाउंसिंग बैक उसे कहा जाता है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज़ द रिफ्लेक्शन। जैसे वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे डिस्पर्शन कहा जाता है। द सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर इज़ कॉल्ड एज द डिस्पर्शन। तो ऐसे लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो तुमको 11th में गई हुई है। इस चैप्टर में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि लाइट की ये क्या है, ओरिजिन क्या है, या फिर सबसे पहले लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी। कौन है वो साइंटिस्ट जिसने लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया सबसे पहले। तो लाइट के बारे में या लाइट के लिए 4 डिफरेंट थ्योरीज जो है वो इन्वेंट हो चुकी है। The 4 different theories are there which gives the more and more information about the light. लाइट के बारे में 4 डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। तो उसमें से सबसे पहली थ्योरी, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहली थ्योरी है वो, उसे कहा जाता है न्यूटन्स थ्योरी, और इसे कहा जाता है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। अब देखिए दोस्तों, ये चैप्टर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ज़ोर दिया है, ना कि लिखने पर। आप लोग समझ लीजिएगा, जब मैं बोलते जाऊंगा तब आप केयरफुली उसे लिसन कीजिएगा, क्योंकि मैंने लिखा कम है इस चैप्टर में, लिखने जैसा ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ सुनते जाइए। तो सबसे पहली थ्योरी जो लाइट के बारे में दी है, इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइट, उसका कहा जाता है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। अब ये थ्योरी में उसने कहा है कि पार्टिकल जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। ये जो 4 थ्योरीज दी है लाइट के बारे में, उन चारों ही थ्योरीज में चारों ही साइंटिस्ट ने लाइट की अलग अलग कॉन्सेप्ट उनके मन में लेकर इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसे न्यूटन ने लाइट का जो नेचर है उसे पार्टिकल नेचर कहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द लाइट इज़ हैविंग अ पार्टिकल नेचर, और जिस पार्टिकल को वो कार्पस्कल्स कहते हैं। ग्रीक वर्ड है कार्पस्कल्स। कार्पस्कल्स मतलब टाइनी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज द कार्पस्कल्स। न्यूटन के हिसाब से लाइट ये कार्पस्कल्स है, और लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है।
और फिर कॉर्पस्कल्स कंसिडर करके उसने इस थ्योरी में बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स मतलब क्या, जो जो उसने ऑब्जर्व किया या जो जो उसको लगा, न्यूटन को जो जो लगा वो उसने उस थ्योरी में दे दिया, उसे पोस्टुलेट्स कहा जाता है। अब ये पोस्टुलेट्स देने के बाद इन पोस्टुलेट्स में से कुछ पोस्टुलेट्स जो है वो ट्रू साबित हुए तो उन्हें सक्सेस कहा जाता है, और जो पोस्टुलेट्स वो न्यूटन प्रूफ नहीं कर पाया या जो रॉन्ग थे तो उनको ड्रॉबैक्स कहा जाता है। तो न्यूटन की थ्योरी में पोस्टुलेट्स उसने क्या दिए, जो लाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हो। जैसे उसने कहा कि दिस पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। दिस पार्टिकल्स आर रिजिड इन नेचर, ये पार्टिकल रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या, कि अगर आपको लगा कि पार्टिकल को ब्रेक करना चाहिए तो यू कैन नॉट एबल टू ब्रेक द पार्टिकल, आप पार्टिकल को ब्रेक नहीं कर सकते। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द रिजिड। बट कोई भी दो लाइट पार्टिकल अगर एक दूसरे को कोलाइड होते हैं तो उनका जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब कभी भी दो लाइट पार्टिकल अगर एक दूसरे को कोलाइड होंगे तो उसमें से साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ आवाज़ नहीं आएगा, कुछ लाइट नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। सो व्हेन द टू लाइट्स आर कोलाइड टू ईच अदर देयर कोलिजन इज इलास्टिक। बट इफ़ यू वांट टू डिवाइड द पार्टिकल इनटू द टू फ्रैगमेंट यू कैन नॉट, ठीक है ना, आप तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसे कहा जाता है रिजिड। मतलब पार्टिकल खुद रिजिड है लेकिन दो पार्टिकल्स में जो कोलिजन होने वाला है वो इलास्टिक है। इसलिए न्यूटन ने क्लियर कट कहा है कि दिस पार्टिकल्स आर रिजिड एंड इलास्टिक। ऑल्सो उसने ऐसा भी कहा है कि दिस पार्टिकल्स आर वेटलेस, इनको मास नहीं है, इनका वेट बहुत 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 कम है, वेटलेस पार्टिकल्स। फिर न्यूटन ने कहा कि दिस पार्टिकल्स आर when enters into our eyes we get the sensation of light। जब ये पार्टिकल्स हमारे आँखों में आते हैं तो हमें लाइट की सेंसेशन मिलती है। सो व्हेन दिस पार्टिकल्स आर एंटरिंग इनटू आवर आइज वी आर गेटिंग द सेंसेशन ऑफ लाइट। लाइट है या लाइट मिल रहा है उसके सेंसेशन हमें कब मिलेंगी, जब ये पार्टिकल हमारी आइज़ में एंट्री करेंगे। सो व्हेन दिस पार्टिकल्स आर एंटरिंग इनटू आवर आइज वी आर गेटिंग द सेंसेशन। उसके बाद न्यूटन ने कहा है कि जब ये पार्टिकल इमिट होते हैं सन में से तो इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बट व्हेन दिस पार्टिकल्स आर कमिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, व्हेन दिस पार्टिकल्स आर रीचिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स अ साइज गोज ऑन डिक्रीजेज, उसकी साइज़ कम होती जाती है। मतलब जब पार्टिकल इमिट होगा तब उसकी साइज़ बड़ी रहेंगी, जब अर्थ पर आ जाएगा तब उसकी साइज़ जो है वो छोटी छोटी होती जानी चाहिए। उसके बाद न्यूटन ने कहा है कि ये जो कलर्स है लाइट के, द 7 कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल। लाइट के जो कलर्स है वो उसकी साइज़ के हिसाब से है, डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के हिसाब से है। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल। जितना पार्टिकल का साइज़ अलग अलग उतने उसके कलर्स अलग अलग। सो दिस सेवरल इन्फॉर्मेशन वर गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। और एक बार उसने कहा है कि लाइट का जो स्पीड है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द डेंसर। लाइट का जो स्पीड है रेयर मीडियम में ज़्यादा है, डेंसर मीडियम में कम है। करेक्ट है क्या? नहीं, ये उसने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। ये पोस्टुलेट ध्यान से सुनिएगा आप। न्यूटन ने लाइट की वेलोसिटी के बारे में एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयर में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम। लेकिन न्यूटन ने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ द रेयर। डेंसर मीडियम में स्पीड रेयर मीडियम से ज़्यादा रहने वाला है। सो ऐसे कुछ सेवरल पोस्टुलेट्स न्यूटन ने दे दिए। अब देखिए ये जो पोस्टुलेट्स है ये अजम्पशन है, कुछ वो प्रूफ कर पाया लेकिन कुछ प्रूफ नहीं कर पाया। अब वो क्या क्या प्रूफ नहीं कर पाया तो वो उनको ड्रॉबैक्स कहा जाता है। जैसे न्यूटन थ्योरी में फर्स्ट ड्रॉबैक है, न्यूटन कैन नॉट एक्सप्लेन्स द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब क्या, कि व्हाई द लाइट ट्रेवल्स इनटू द स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन क्यों जाता है वो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो वो उसकी थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रेयर। न्यूटन ने कहा था डेंसर में स्पीड ज़्यादा है, रेयर में कम। बट व्हेन द टाइम ऑफ प्रूफ एक्चुअली ऑकर्स देन ही कैन नॉट प्रूफ, ठीक है ना, वो उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर इज़ ग्रेटर दैन रेयर। सो ये उसकी थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया। और उसकी थ्योरी में एक ड्रॉबैक कंट्रीब्यूट किया जो न्यूटन ने कहा था
कि when these particles are emitted from the sun, its size is large. When they reaches on the surface of the earth, its mass goes on decreases. मतलब उसके पार्टिकल के मास में डिक्रीमेंट आता है, ये न्यूटन ने कहा था. बट थ्योरेटिकली ही कैनॉट प्रूफ, वो प्रूफ नहीं कर पाया. उसने बोल तो दिया बट ही कैन नॉट एबल टू प्रूफ दैट स्टेटमेंट, उसको वो प्रूफ नहीं कर पाया. सो दैट स्टेटमेंट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ हिस थ्योरी. सो ऐसी ये न्यूटन्स की थ्योरी है, कुछ पॉस्टुलेट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है. अब आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली ड्रॉबैक्स पर आता है, पॉस्टुलेट्स पर नहीं आता है. तो ड्रॉबैक क्या है न्यूटन्स थ्योरी के, वो ध्यान में रखिएगा. न्यूटन्स थ्योरी के बेसिकली दो मेजर ड्रॉबैक है. पहला ड्रॉबैक कौन सा, कि न्यूटन ने कहा था मास कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज़ डिक्रीमेंट इन द मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ इमिटेड फ्रॉम द सन, दिस इज़ फॉल्स. ये गलत है, न्यूटन ने जो कहा वो गलत है. ऐसे मास भी कुछ कम नहीं होता है पार्टिकल का. और सेकंड ड्रॉबैक जो है वो कौन सा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में. न्यूटन ने कहा डेंसर में ज़्यादा है, रेयर में कम, बट एक्चुअली ये गलत है. रेयर में स्पीड ज़्यादा है, डेंसर में स्पीड हमेशा कम होती है. सो ये ऐसे दो ड्रॉबैक आप लोग ध्यान में रखिएगा. सो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. सेकंड थ्योरी जो दी वो हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने दी, हाइजेंस. अब हाइजेंस और न्यूटन्स थ्योरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाइजेंस ने जो थ्योरी दी वो वेव नेचर कंसिडर करके दी. वेव नेचर, शुरुआत में हाइजेंस ने कहा था कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. लॉन्जिट्यूडिनल 11th में गया हुआ है आपको. बट कुछ देर बाद, कुछ समय बाद उसने ही कह दिया कि नो, दिस वाज नॉट द लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स. सो पहले तो उसने गलत कह दिया, लेकिन इमीडिएटली उसने करेक्शन भी कर दिया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हाइजेंस थ्योरी. उसके बाद हाइजेंस थ्योरी में जो पॉइंट्स है वो लगभग न्यूटन की थ्योरी जैसे ही है. सेंसेशन ऑफ लाइट हमें मिलता है, उसके बाद लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं, सो एंड सो. बट हाइजेंस ने एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया. कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया, कि हाइजेंस ने ऐसा बताया, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस द लाइट ट्रेवल थ्रू द हाइपोथेटिकल मीडियम विच इज़ कॉल्ड एज द ल्यूमिनिफेरस ईथर. हाइजेंस के अकॉर्डिंग लाइट ईथर मीडियम से प्रोपोगेट करता है. दैट मीडियम इज कॉल्ड एज द ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम. बट प्रैक्टिकली उसको बताया गया कि ये मीडियम कैसा होता है, प्रूफ करो. आपने बताया कि लाइट सिर्फ ईथर नाम के मीडियम में से ट्रैवल करता है, ऐसा हाइजेंस ने बताया, तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा. तो जब उसको प्रैक्टिकली प्रूफ पूछा गया तो ही कैन नॉट प्रूफ दैट स्टेटमेंट, इज़ नॉट एबल टू प्रूफ दैट स्टेटमेंट. ठीक है ना, वो ईथर मीडियम जैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट होता है वो प्रूफ नहीं कर पाया. सो उसने कहा कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम विच इज़ कॉल्ड एज द ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम. और जब मीडियम कैसा होता है, मीडियम कैसा दिखता है, उसकी डेंसिटी कितनी, उसकी ग्रेविटी कितनी, ये जब बातें प्रूफ करने को कहा गया तो ही कैन नॉट एबल टू प्रूफ दैट थिंग्स. सो उस हिसाब से ये उसकी थ्योरी में ड्रॉबैक्स में काउंट होता है. ऑल्सो हाइजेंस को भी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो गया था. जैसे डिफ्रैक्शन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये जो लाइट की सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उन्होंने थ्योरी दी, जैसे न्यूटन्स ने भी लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, हाइजेंस ने भी दी, बट कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ वो दोनों भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो उनकी थ्योरीज़ में ड्रॉबैक के हिसाब से चले गए. तो ये जो दो थ्योरीज़ है, दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़. उसके बाद और दो थ्योरीज़ है लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती है. स्लाइड चेंज हो चुकी है, देख लीजिएगा. मैक्सवेल्स थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, दिस आर द शॉर्ट थ्योरीज एक्चुअली. मैक्सवेल्स थ्योरी में उसने ऐसा कहा है कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करेगा, ऐसा उसने कहा है. किसने? मैक्सवेल ने. कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, दूसरा मैग्नेटिक होता है. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों वेव की डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रांसवर्स कहा जाता है. और इसलिए हाइजेंस ने लॉन्जिट्यूडिनल की जगह पर फिर ट्रांसफ़र या करेक्शन किया था, जो मैक्सवेल ने भी कहा था. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, लाइट इज़ ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैक्सवेल ने, उसने कुछ वेलोसिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी। मैक्सवेल्स पॉइंट आउट दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक है, दूसरा मैग्नेटिक है। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने दी। उसके बाद आती है मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। मैक्स प्लैंक्स थ्योरी में उसने कहा है, मैक्स प्लैंक्स ने, कि लाइट ये पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, और इस पार्टिकल को उसने फोटोन नाम दिया है, फोटोन। Light travels in the form of the particle which is called as the photon. Photon is a very tiny particle, is a very small particle which is emitted from the sun and that carries the energy with itself. ये जो फोटोन है ये सन से इमिट होता है और ख़ुद के साथ ये एनर्जी कैरी करता है। ऐसे इन्फॉर्मेशन दी मैक्स प्लैंक्स ने। ज़्यादा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसकी थ्योरी भी, क्योंकि उसने जो पार्टिकल कहा वो न्यूट्रल पार्टिकल है। फोटोन पे कोई चार्ज होता नहीं, इट इज़ द एनर्जी पार्टिकल, इट इज़ द एनर्जी बंडल यू कैन से। सो फोटोन इज़ अ चार्जलेस पार्टिकल। सो ये इन्फॉर्मेशन ये चार साइंटिस्ट ने मिलकर इनके बारे में दी, लाइट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट है लेकिन वो भी थ्योरेटिकल है, तो मैंने सिर्फ स्लाइड्स बनाई है, नाम डाले हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया नहीं है। वो मैं थ्योरेटिकली ओरली कर दूंगा, आप लोग यहाँ पर सिर्फ स्लाइड पर देखते रहिए। जैसे वेव फ्रंट, वेव फ्रंट आपको पता है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन द मीडियम एट विच द लाइट रीचेस साइमल्टेनियसली। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन द मीडियम एट विच द लाइट रीचेस साइमल्टेनियसली। आता अब लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट वेव्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, बट हर लाइट पार्टिकल का स्पीड एक जैसा होता है। तो अगर एक सोर्स से लाइट निकल रहा है तो वो हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। तो लाइट ने जो जो इक्वल डिस्टेंस कवर किया है उसको आपको सिर्फ एनवेलप कर देना है, उस पॉइंट्स को आपको सिर्फ एनवेलप कर देना है या लोकस कर देना है, तो उसे कहा जाता है वेव फ्रंट। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन द मीडियम एट विच द लाइट शुड रीचेस द साइमल्टेनियसली। लाइट साइमल्टेनियसली जिन जिन जगहों पर जाता है उन पॉइंट्स को अगर हाईलाइट कर देंगे तो उसे लोकस या उसे वेव फ्रंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आती है वेव नॉर्मल। अगर वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर प्लॉट कर दे तो उसे वेव नॉर्मल कहा जाता है, जो आप लोगों को पता है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। द परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज द वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट्स आर देयर। वेव फ्रंट के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक उसके बाद जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है, और उसके बाद जो आता है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट्स आर देयर। द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट्स आर देयर। इसमें स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है वो स्पेरिकल सोर्स ऑफ लाइट से इमिट होता है या पॉइंट सोर्स से इमिट होता है। प्लेन वेव फ्रंट जो है वो प्लेन लाइट से इमिट होता है, प्लेन सोर्स से। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट या प्लेन सोर्स ऑफ लाइट से वो भी इमिट होती है। सो दिस आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट्स एंड वेव नॉर्मल्स। अब वेव फ्रंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज थ्योरेटिकल आर्टिकल है और कुछ चेंज होता नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, मूविंग टू दिस नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मैंने 2 डायग्राम्स निकाली है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिख दिया है। रिफ्रैक्शन। अब सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देन इट चेंजेस द पाथ इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन। सिंपली रिफ्रैक्शन किसे कहा जाता है? when light is traveling from one transparent medium to another transparent medium then it changes the path. लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाता है तब वो पाथ चेंज करता है, और उसका पाथ चेंज करने का जो क्राइटेरिया होता है, पाथ चेंज करने की जो एबिलिटी होती है, उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब लाइट 2 तरीके से पाथ चेंज करता है। ठीक है, कौन से 2 तरीके देखें। अगर लाइट रेरर मीडियम में से डेंसर में जा रहा है, डायग्राम नंबर फर्स्ट, अगर लाइट रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, क्या कहा डेफिनेशन में, देखिए, अगर लाइट
द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट इज़ द रिफ्रैक्शन। लाइट की पाथ चेंज करने की जो एबिलिटी है उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब लाइट पाथ दो तरीके से चेंज करेगा। अगर वो रेयर मीडियम में से डेंसर की तरफ आता है, if the light is traveling from rarer medium to denser medium, then it moves towards the normal, diagram number 1. And when the light is moving from denser medium to rarer medium, then it moves away from the normal, diagram number 2. डायग्राम नंबर 2 में आप 1 और 2 में आप देखिए, जो पहला पार्ट है, जब लाइट मतलब L इंसिडेंट हो रहा है तो दोनों में वो एंगल I बना रहा है, लेकिन जब रिफ्रैक्ट हो रहा है तो पहली डायग्राम में वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है और दूसरी डायग्राम में वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। दैट इज़ द डिफरेंस कि व्हेन द लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन द लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने नीचे उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख लिया। जब पहला रिफ्रैक्शन होगा टूवर्ड्स वाला तो एंगल आई, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्शन से ज़्यादा रहने वाला है, आई इज़ ग्रेटर देन आर। और जब दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, व्हेन लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल देन एंगल आर इज़ ग्रेटर देन एंगल आई। ठीक है, तो आई कब ज़्यादा इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन कब ज़्यादा है वो ध्यान में रखिएगा। पहले रिफ्रैक्शन में इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है, दूसरे रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, पहला रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल है, दूसरा रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो इनके लिए स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया है, स्नेल्स लॉ जिसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम C1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट into the another medium C2, और wavelength of light in a one medium λ1 upon wavelength of light into the medium second λ2। तो मतलब देखिएगा, जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो उसकी 3 पैरामीटर चेंज होने ही होने हैं। कौन से 3 पैरामीटर? जब लाइट मीडियम चेंज करेगा तो सबसे पहले उसका वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट गोज ऑन चेंजेस। दूसरा पैरामीटर वेवलेंथ बदलती है। तीसरा पैरामीटर एंगल्स बदलते हैं, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के एंगल्स बदल जाते हैं। तो ये 3 पैरामीटर चेंज होने ही होने हैं। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इफ़ द लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाट इज द चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनअफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, वेलोसिटी बदलनी चाहिए, एंगल्स बदलते हैं लेकिन बाकी कुछ बदलता नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वाज द रिफ्रैक्शन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक ही फॉर्मूले में 4-5 फॉर्मूलेज है। म्यू 2 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हमेशा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का ही निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर, C1 अपॉन C2, λ1 अपॉन λ2। और इसकी डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की म्यू की इन टर्म्स ऑफ म्यू भी बताई जाती है, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये जो μ2a और μ1a है, ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला से। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोलराइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाइजेंस थ्योरी का ड्रॉबैक भी है, याद में रखिएगा। Huygens could not able to explain the polarization, but polarization is one of the very simple effect. ठीक है, पोलराइजेशन मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ लाइट, सिंपली इट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ लाइट। फिल्ट्रेशन मतलब क्या? फिल्टर प्रॉपर्टी क्या करती है? हम लोग घर में जो फिल्टर यूज़ करते हैं पानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फिल्टर जो है वो इम्प्योरिटीज़ निकालने के काम में आता है। करेक्ट है, फिल्टर जो है दैट रिमूव्स द इम्प्योरिटी। सो ये भी पोलराइजेशन भी वही तरीके से काम करता है, ये लाइट में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है। अब लाइट में एक्चुअली इम्प्योरिटीज़ है क्या? नहीं। ठीक है, इसका आंसर नहीं है। लाइट जो है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक वेक्टर, दूसरा कंपोनेंट है मैग्नेटिक वेक्टर्स। और इन दोनों में से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स में से, हमें हर दम दोनों ही वेक्टर्स जो है वो एसेंशियल नहीं है। कोई एक वेक्टर भी हमें
काम में आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स में से वी जस्ट हैव टू रिमूव एनी वन कंपोनेंट एट अ टाइम, ठीक है। तो उस कंपोनेंट को रिमूव करने वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द फिल्ट्रेशन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन इज नथिंग बट द फिल्ट्रेशन ऑफ लाइट। इन more simple word, polarization is nothing but the phenomenon of restriction to the particular component of the light, phenomenon of restriction, restrict करना है। किसे रिस्ट्रिक्ट करना है? तो लाइट के जो दो कंपोनेंट हैं, कौन से दो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो उसमें से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट करना है। सो दैट phenomenon of restriction to the particular component of the light is called as the polarization। फिर पोलराइजेशन करने के लिए हमें जो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है उसे पोलराइड कहा जाता है। दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज द पोलराइड। ये पोलराइड एक तरीके का क्रिस्टल होता है गेहूं के दाने जितना, और जैसे ही गेहूं के दाने को एक एक्सिस होता है, एक नॉच रहती है, द सेम टाइप ऑफ द नॉच इज़ प्रेजेंट ऑन टू दिस क्रिस्टल ऑल्सो। दिस क्रिस्टल इज़ नॉर्मली रेफर्ड एज अ टर्म लाइन क्रिस्टल। इसे टर्म लाइन क्रिस्टल भी कहा जाता है। उसे एक एक्सिस होता है और उस एक्सिस का कुछ न कुछ ओरिएंटेशन होता है। इट इज़ आइदर परपेंडिकुलर और इट इज़ पैरेलल। तो व्हेन द लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन दिस क्रिस्टल, जब लाइट ये क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा तो क्रिस्टल का एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा है, वो पार्टिकल्स, वो कंपोनेंट क्रिस्टल्स में से इजीली पास हो जाएंगे एंड रिमेनिंग क्रिस्टल्स रिमेनिंग वाइब्रेशंस आर गेट ब्लॉक्ड बाय दैट क्रिस्टल। जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको कि पहला क्रिस्टल जो है वो वर्टिकल है, उसका एक्सिस भी वर्टिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों में से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों में से जो कंपोनेंट क्रिस्टल के एक्सिस को पैरेलल रहेगा वो कंपोनेंट क्रिस्टल में से इजीली पास हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट ब्लॉक हो जाता है। मैंने दिखाया है दो कंपोनेंट में एक डॉट लिया है और एक वर्टिकल लाइन प्लॉट की है। आप लोग समझ लीजिए कि डॉट वाला कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक है और वर्टिकल लाइन वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक है। अब क्रिस्टल का एक्सिस भी वर्टिकल है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी वर्टिकल है। सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इजीली पास हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में आपको पहली डायग्राम में दिख रहा है कि सब वर्टिकल कंपोनेंट आगे चले गए और वो जो डॉट वाले कंपोनेंट है वो रुक गए एक जगह पे। दूसरी डायग्राम में देखिए, अगर क्रिस्टल का ओरिएंटेशन चेंज कर दे, मतलब जो एक्सिस पहले वर्टिकल था नाउ इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया तो मैग्नेटिक कंपोनेंट पास हो गए, इलेक्ट्रिक वाले ब्लॉक हो गए। इज इट राइट? डायग्राम में दिख रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द पोलराइजेशन। आमतौर पर ये पोलराइजेशन प्रॉपर्टी डे टू डे लाइफ में गॉगल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। गॉगल्स जो सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो फोटोसन के गॉगल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो दैट गॉगल्स आर मेड बाय यूजिंग द क्रिस्टल्स। गॉगल्स का काम भी वही है, जो सनलाइट रहता है उसमें से जो एक्सट्रीम रेज जो है उनको ब्लॉक कर देना और जो हमारी आँखों के लिए अच्छे रेज हैं उनको आँखों तक पास कर देना। सो दैट इज़ द फिल्ट्रेशन और दैट इज़ द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। सो ध्यान में रखिएगा, पोलराइजेशन में ये जो क्रिस्टल यूज़ किया जाता है इसे आइडो सल्फेट ऑफ क्वानाइन नाम के मटेरियल से बनाया जाता है। आइडो सल्फेट ऑफ क्वानाइन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है सम पार्ट ऑफ द लाइट जो है ये इसे रिफ्रैक्ट करता है, आँखों में भेज देता है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डाइक्रोइज्म और डाइक्रोइक क्रिस्टल। ये ऐसे क्रिस्टल को डाइक्रोइक क्रिस्टल कहा जाता है और यह प्रॉपर्टी को डाइक्रोइज्म कहा जाता है। डाइक्रोइज्म, डाई मीन्स टू, तो दो जगह पर रेज का जाना, डाइक्रोइक क्रिस्टल एंड डाइक्रोइज्म। सो दिस इज व्हाट वाज अबाउट द पोलराइजेशन। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज देयर। अब पोलराइजेशन के कुछ न कुछ एप्लीकेशंस हैं। पोलराइजेशन जैसे मैंने आपको बोला सन ग्लासेस में यूज़ किए जाते हैं। एरोप्लेन की विंडोज़ जो होती हैं तो वो विंडोज़ बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई होती है, हमारे एसटी की विंडो जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो एरोप्लेन की जो विंडोज़ है दैट विंडोज़ आर द गुड क्वालिटी ऑफ द क्रिस्टल, मेड बाय द गुड क्वालिटी ऑफ द क्रिस्टल, और जो पोलराइजेशन इफेक्ट जो है वो मेंटेन करता है। एरोप्लेन ऊपर जाने के बाद भी एरोप्लेन में आने वाला जो लाइट है उस लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। सो दैट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड।
पोलराइजेशन बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे सोलर सेल्स में पोलराइजेशन यूज़ किया जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में जहाँ पर पोलराइजेशन का यूज़ होता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ब्रूस्टर्स लॉ। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के, ब्रूस्टर्स लॉ एंड मैथमेटिकल। देखिए ये चैप्टर में मैथमेटिक्स सिर्फ 2 ही जगह पर है, एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो आर्टिकल प्रीवियस इसके पहले का आर्टिकल था, और ब्रूस्टर्स लॉ सेकंड। अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है तो इन 2 ही चीज़ों के ऊपर आएगा, ब्रूस्टर्स लॉ। अब ब्रूस्टर्स ने क्या कहा है, देखिए ब्रूस्टर्स ने कहा है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाय मेकिंग सम पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाय मेकिंग अ पर्टिकुलर एंगल। अगर कोई भी लाइट एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे, तो इंसिडेंट होने के बाद सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। कुछ लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। द सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बट सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड। और ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा। These 2 parts, the reflected and refracted, both the parts are perpendicular to each other. देखिए क्या क्या कहा है कंडीशंस में कि उसने कहा है कि when the light is incident on the transparent material by making a particular angle, मतलब ये जो सभी होगा ये एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ही होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि कुछ लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट का पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, और दोनों ही पार्ट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देखिए हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। दिस हैपन्स फॉर पर्टिकुलर एंगल, और इस पर्टिकुलर एंगल को IP मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। This particular angle is called as the IP, that is the angle of polarization. So it happens at one particular angle, that is IP. क्या होता है, reflected, refracted, perpendicular, ठीक है, जो डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ कंडीशंस वो obey करता है उसके बाद, और जब ये होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं लेकिन ओरली बोल देता हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होना चाहिए, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है उसका पोलराइजेशन हो जाता है। दैट लाइट इज़ अ फिल्टर्ड लाइट। वो जो लाइट है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज़, ठीक है। मतलब ब्रूस्टर्स लॉ की 2 कंडीशंस, when the light is incident at a particular angle, the part of the light is reflected and the part of the light is refracted. The reflected refracted rays are perpendicular to each other and reflected ray is plane polarized. So this is the Brewster's law. Brewster's law की सबसे important condition है mu is equal to tan IP, tan of IP, ठीक है। tan IP लाने के लिए एक डेरिवेशन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल, तो वो sin I अपॉन sin R से आता है और R की वैल्यू 90 माइनस IP पुट करते हैं। सो sin ऑफ 90 माइनस IP बिकम्स cos IP एंड sin IP अपॉन cos IP बिकम्स tan IP। तो इस तरीके से वो म्यू इज इक्वल टू tan IP आता है। IP मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू अगर आपने पुट कर दी तो tan of that angle becomes mu, that is the refractive index of the material. So this is what was about the Brewster's law. अब ये जो 4 आर्टिकल मैंने आज के ये लेक्चर में पढ़ा है, so these 4 articles are very much important. इसके अलावा भी कुछ बेसिक आर्टिकल है जो थ्योरेटिकल आर्टिकल है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे न्यूटन्स थ्योरी में कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, हाइजेंस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हैं, मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स थ्योरी है जो मैंने थ्योरेटिकली ओरली एक्सप्लेन किया लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। उसके बाद पोलराइजेशन के एप्लीकेशन वो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। पोलराइड किस मटेरियल से बनता है वो यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो स्लाइड में जो जो नहीं लिखा है ओरली मैंने बोल दिया, लेकिन वो आप एक बार गो थ्रू द बुक्स उनको पढ़ लीजिएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर मैं कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हुई तो मुझे पूछ लेना फिर से। थैंक यू।